हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लेवेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ क्रेज़ी लवर का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, हालांकि मैंने ये कहा था कि मैं इस एफएफ को 5th एपिसोड तक ही ख़त्म कर दूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई गाइस। मेरे कुछ कारण है जिसकी वजह से ही एफएफ लेट भी आती है। सो मैं इसे 5th एपिसोड में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे लेट अपडेट्स के लिए। अब हम एफएफ की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ वेन केजिंग से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वेन केजिंग उसे हक कर लेता है। फिर वेन केजिंग उससे अलग होता है, उसके गालों पर हाथ रखे हुए होता है ज़ाओ के और कहता है, जो गुस्ताखी मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। और ये कहते ही ज़ाओ को किस करने लग जाता है और ज़ाओ वो तो बस वेन केजिंग को हैरत से देखे जा रहा होता है अपनी बड़ी बड़ी आंखें बना के। खैर फिर वो भी अपनी आंखें बंद करता है और उसे रिटर्न में किस करने लग जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही पैशनेटली उसको किस करे जा रहे होते हैं, तभी उन दोनों को विसल्स एंड क्लैपिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब वो दोनों तुरंत से ही अलग होते हैं और उस तरफ देखते जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, तो वो देखते वो आवाज़ जो थी वो ब्रिज के ऊपर से आई थी जहाँ लोग खड़े होकर उन्हें चीयर कर रहे थे। वेन केजिंग और ज़ाओ दोनों उधर देख रहे होते हैं और वो लोग उन्हें देख के क्लैपिंग कर रहे थे, फिर से बचा रहे होते हैं। सीन इतना बढ़िया हो गया था। सो अब वेन केजिंग ज़ाओ की तरफ देखता है और ज़ाओ वेन केजिंग की तरफ देखता है फिर वापस से, और वेन केजिंग को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है, मतलब उसको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कोई देख भी ले तो क्या। वो तो बस ज़ाओ को देख रहा होता है जिसका पूरा चेहरा भी लाल हो चुका होता है एम्बेरसमेंट के कारण। वो वेन केजिंग को देख रहा होता है जो कि इसे स्माइल से देख रहा होता है, स्माइल करके। और वो तुरंत से ही उसके जस्ट फिर अपना मुँह छुपा लेता है, मतलब शर्म के मारे, और वेन केजिंग उसे हक कर लेता है और कहता है इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फील शाय अबाउट इट। इस इश्यू से अलग होता है और वो स्टिल उससे आंखें नहीं मिला पा रहा होता, इसलिए नहीं कि उन लोगों ने देखा है उन्हें किस करते हुए, बल्कि उसने भी वेन को किस किया, इसलिए उसे थोड़ा शाय शाय फील हो रहा होता है। अब वेन उससे देख रहा होता है कि वो उसकी तरफ देख नहीं रहा है, तो वो कहता है हे व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी। तो इशू कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो उठता है वहाँ से और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वेन एक स्माइल करता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इशू कहता है व्हाट। वेन केजिंग कहता है उठाओ मुझे, मेरे हाथ पैर ना सुन पड़ गए हैं, मेरी मदद कर दो। वो उसकी आवाज़ सुन के एकदम से ही हंसने लग जाता है, कहता है पागल, और फिर उसका हाथ पकड़ता है, उसे ऊपर की तरफ खींचता है। उसके बाद वो दोनों जब मतलब वेन केजिंग खड़ा हो जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं। अब वेन केजिंग को ज़ाओ अपने ही घर ले आया था क्योंकि उसका घर वहाँ से पास पड़ता था, तो वो उसे लेके आता है अपने घर। उसके बाद वो लोग चेंज करते हैं, ज़ाओ से अपनी ही ड्रेस देता है। अब वो लोग इतना भीगे थे तो गीले कपड़े में तो नहीं रह सकते थे ना, तो उसे अपनी ड्रेस देता है पहनने के लिए। उनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं था साइज़ का। सो ज़ाओ के कपड़े वेन केजिंग को आ गए थे लगभग। अब फिर वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं, ज़ाओ बनाता है वेन केजिंग के लिए कॉफ़ी, अपने लिए भी, तो कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी देर से रेस्ट करते हैं। उसके बाद वेन केजिंग उससे कहता है कि वो ज़ाओ के लिए खाना बनाएगा। ज़ाओ उसको मना करता है, पर वेन केजिंग इतना इंसिस्ट करता है तो वो मान जाता है इस शर्त पे कि वो भी वेन केजिंग की हेल्प करेगा। अब वो दोनों ऐसे ही किचन में आराम से खाना वाना बना लेते हैं। अब खाना खाने के बाद लेट तो वैसे हो ही रहा था, तो ना चाहते हुए भी वेन केजिंग ज़ाओ से कहता है ज़िशु इट्स गेटिंग लेट, मुझे लगता है मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। वेन केजिंग चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ से जाए, ज़ाओ को छोड़ के जाए, पर वो एकदम से चीज़ ही नहीं होना चाहता था जिससे ज़ाओ को अनकम्फर्टेबल फील हो। अभी आज सुबह उसने कन्फेस किया और वो एकदम से बाबू सोना वाले उसमें आ जाए फॉर्म में, तो वो अच्छा नहीं लगता। सो इस चीज़ को स्मूथली ले जाना चाहता था,
जिससे कि जायशु भी इस रिश्ते में कंफर्टेबल हो पाए ठीक से। अब वेंकी सिंह की ये बात सुनकर जायशु का तो चेहरा उतर जाता है। वो नहीं चाहता था कि वेंकी सिंह यहाँ से जाए, और वेंकी सिंह ये चीज़ नोटिस भी कर रहा था कि जायशु उसकी जाने से खुश नहीं है। खैर फिर भी जायशु इग्नोर करता है और कहता है ठीक है। जायशु को माथे पे किस करता है वेंकी सिंह और कहता है घर जाकर कॉल करूँगा। जायशु इस बार भी नोट करता है और वेंकी सिंह वहाँ से उठकर गेट की तरफ जाने लग जाता है। और जीशु भी उसके पास ही आ रहा होता है, मतलब गेट की तरफ आ रहा होता है सी ऑफ करने। और वेंकी सिंह ना ऐसे सोच तो रहा था कि साउथ इशू के पास अभी ना रुके, उसे थोड़ा टाइम दे, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि काश जीशु से रोक ले। पर जीशु ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता है। फाइनली वेंकी सिंह की जो होप थी वो टूट जाती है, और वो जो घर का डोर होता है ना उसे पकड़ने जा रहा होता है। तभी जीशु कहता है वैन सुनो। अब साउथ जीशु की वॉइस सुनकर वेंकी सिंह का दिल तो बहुत तेज धड़कने लग जाता है। फिर वेंकी सिंह खुद को ज़रा शांत करते हुए बोलता है हाँ जीशु। और वो जीशु की तरफ देख नहीं रहा होता, देख वो सामने की तरफ ही रहा होता है। फिर जीशु कहता है वो मैं सोच रहा था कि आप, वो अपने लोअर लिप्स को बाइट करता है और कहता है आशरत ये रुक जाओ प्लीज़। और उसकी बात सुनकर वेंकी सिंह को ऐसा लगा था जैसे कि उसको अलादीन का चिराग मिल गया है। वो इतना खुश हो रहा होता है। फिर वो साउथ की तरफ पलटता है और उसे देखकर वो शरारती वाली स्माइल होती है ना, वो कर रहा होता है। साउथ उससे देखता है और कहता है ज़्यादा उड़ो मत, ओके। मैं बस थोड़ा लोनली फील कर रहा था, इसलिए सोचा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे ऐसा फील नहीं होगा। वेंकी सिंह अब जायशु के करीब आता है, मतलब इतना ज़्यादा करीब नहीं, जहाँ से वो दूरी पे खड़ा हुआ था ना गेट के पास, वहाँ से उसके पास आता है। तो अब वो लोग में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। फिर वो जायशु के दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है जीशु मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम तो यूं ही अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। मैंने सुना है कि जो लोग बिना बात के क्लैरिफिकेशन देते हैं ना उनके मन में चोर होता है। सो आप बताओ तुम क्या सोच रहे थे। शुक्रिया मैं कुछ नहीं सोच रहा था, और उसके दोनों हाथ को उठाता है और डालने लगता है। तो वेंकी सिंह उसका हाथ पकड़ता है, उसके सामने आता कहता है ओके आई एम सॉरी। जीशु कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, मुँह फुला के खड़ा होता है। तो वेंकी सिंह कहता है जीशु यार इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई जो तुम कटल की तरह मुँह बना के खड़े हो। सॉरी ना बाबा, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। फिर जीशु तभी कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहता है ठीक है जीशु, तुमने मुझे रोका था यहाँ पर क्योंकि तुम लोनली फील कर रहे थे, और मैंने तो तुम्हारा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कह के वो जाने लगता है। तो जीशु उसका हाथ पकड़ता कहता है रुको यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वेंकी सिंह उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक शरारती सी स्माइल होती है। और फिर वो जीशु से कहता है हुजूर बंदा आपकी रग रग से वाकिफ़ है। जीशु से देखता है कहता है व्हाट डू यू मीन, तो मतलब मैं मजाक कर रहा था। तो वेंकी सिंह से ऐसे वो नहीं कहते हैं, विंक करता है और कहता है हाँ कहा तो, बंदा आपकी रग रग से वाकिफ़ है। और ये चीज़ वो थोड़ा क्लोज आके कहता है। फिर वो साउथ जीशु के चेहरे पर एक ऐसे उंगली फिराता है और कहता है अब चलें बेडरूम में। हालांकि वेंकी सिंह के ऐसे कोई इरादे तो नहीं थे, पर उसने जब फर्स्ट टाइम अभी जीशु से ऐसे मजाक किया था ना, वो मन में चोर है वाला, तो उसका रिएक्शन बहुत बढ़िया आया था। तो उसे बार बार उसे परेशान करने में अब मज़ा आ रहा था। तो वो ऐसे कहता है और जीशु ये बात सुनता है और वेंकी सिंह को हल्का सा धक्का देता है और कहता है मेरे साथ ज़्यादा होशियारी नहीं वेंकी सिंह, मैं तुम्हारी बातें ना अच्छे से समझ रहा हूँ, चलो अब। और वो दोनों फिर जीशु के बेडरूम में आ जाते हैं और वेंकी सिंह बेड के एक साइड में लेट जाता है और जीशु बेड के एक साइड में। फिर वेंकी सिंह ऐसे आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है, जीशु भी लेटा हुआ होता है।
दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, खासकर जाओ दिशु, उसको तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होती है और वेंकी को भी नर्वसनेस हो रही होती है। फिर वो जाओ दिशु की तरफ देखता है जो कि आँखें बंद करे हुए होता है। वो फिर जाओ दिशु से कहता है दिशु, तो दिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है वेंकी कहता है क्या मैं तुम्हें गले लगा के सो सकता हूँ? दिशु से देखता है, वो कहता है आई प्रॉमिस, बस मेरी इतनी इच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्लीज़ अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो, वरना ठीक है। और वो ऐसे दिशु को देख रहा होता है। दिशु फिर स्माइल करता है और उसके पास जाता है और उसे हक्का लेता है। वेंकी सिंह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर वो भी उसे हक्का लेता है। दिशु फिर कहता है आप सो जाओ। वेन कहता है तुम भी, और फिर वो उसके बालों पे हल्के से किस करता है और वो दोनों आंखें बंद करके सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वेन की आँख खुलती हैं क्योंकि वो खिड़कियाँ थी ना, वो हल्की खुली हुई थी और उनसे धूप आ रही थी और वो सीधा वेंकी सिंह के चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी आंखों पे पड़ रही थी। सो उसकी नींद टूट गई थी। हालांकि जीशु के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि जीशु वेंकी सिंह के सीने पर सोया हुआ था, तो उस पर अभी धूप नहीं आ रही थी। वेंकी सिंह फिर जीशु की तरफ देखता है जो कि उसके सीने पर सर के आराम से सो रहा होता है। फिर वेंकी सिंह हल्के से उससे अलग होता है, उसको बेड पर डाल देता है सही से और जाकर खिड़कियां बंद कर देता है ताकि उसकी धूप ज़्यादा जीशु को डिस्टर्ब ना करे। और वैसे भी अभी कोई इतना खास टाइम भी नहीं हुआ था जिसके लिए उसे उठाना पड़े जीशु को, ऐसा कुछ था नहीं। तो उसने सोचा था कि जीशु को ना ही उठाए। अब वो खिड़कियां बंद कर देता है और आकर जीशु के पास बैठ जाता है। वो उसके सर पे से हाथ फेर रहा होता है, उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है और वो सीन याद कर रहा होता है जब वेंकी सिंह से जीशु ने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो मन में कहता है थैंक यू जीशु, थैंक यू सो मच उस दिन मेरे घर आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझसे दोस्ती करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, पर मुझे डर लगता है कि किस दिन अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे नफरत करोगे, शायद मुझे छोड़ के भी चले जाओ। फिर वो कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। फिर वो जीशु के माथे पे किस करता है और वहाँ से उठ जाता है। जीशु की अलमारी को खोलता है, जो कपड़े होता है ना उसे खोलता है, उससे एक ड्रेस निकालता है और नहाने चला जाता है। फिर वहाँ से जब वो वापस आता है तो देखता है कि जीशु अभी भी सो रहा है। फिर वो उसे उठाता नहीं और चला जाता है किचन में कुछ बनाने के लिए। इन 8 महीनों में वेंकी सिंह यहाँ पे कई बार आया था, मतलब सिर्फ आया था, रुका आज पहली बार था। सो he didn't have to be formal here. अब वेंकी सिंह नाश्ता बनाने चला जाता है और अब थोड़ी देर बाद जीशु की आँख खुलती है। वो आँखें खोलता है तो देखता है कि वो बेड पर है और वेंकी सिंह आसपास नहीं है। तो वो थोड़ा सा उदास सा हो जाता है, उसे लगता है कि बिना बताए चला गया। फिर भी वो सोचता है कि चलो एक बार चेक किया जाए। तो बाथरूम में चेक करता है पर वहाँ पे वो तो होता ही नहीं, वो ऑब्वियसली होता कैसे होगा। सो वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है रूम से। अब बाहर आता तो उसे खाने की स्मेल आती है और इस स्मेल के कांटेक्ट में आते ही सास के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो तुरंत से किचन में जाता है और देखता है कि वेंकी सिंह नाश्ता बना रहा था उन दोनों के लिए। सासू तुरंत से उसके पास आता है, उसे बैग से हाथ कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वेंकी सिंह अब उसकी तरफ मुड़ता है और उसके गालों को पकड़ता है दादू के और उसके माथे पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट। आप ये बात सुनकर ना दादू के गालों पे ना हल्की हल्की लाली छाने लग गई थी, उसके गाल हल्के हल्के लाल होने लग गए थे। फिर वो ऐसे कहता है मैं ठीक से सोया, तुम ठीक से सोए रात में। तो वेंकी सिंह कहता है अब तक की सबसे अच्छी नींद आई मुझे,
पता है। और फिर हल्के से ज़्यादा से हंसने लगता है, कहता है कुछ भी मतलब। तो मैंने कहता है सच कह रहा हूँ। फिर वो जो गैस स्टोव होता है ना, उसका जो स्विच होता है उसे धीमे वाले पे कर देता है, जिससे गैस फ्लेम जो थी वो धीमे धीमे जल रही होती है। फिर वो साजिशों की तरफ बढ़ता है वापस से, और उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है जब मैंने कल तुम्हें किस किया था, आई क्लेम्ड यू माइन। मेरा किस तुम पर मेरी मोहर थी, अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम खुद भी नहीं। जाओ उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसे हक कर लेता है। हालांकि वो थोड़ा अजीब सा फील कर रहा होता है, लाइक उसे फर्स्ट टाइम आज मैंने किसी से हल्का हल्का डर सा लग रहा था उसके सुन के। और फिर कहता है मैं बड़ा तुमसे अलग क्यों होना चाहूँगा। सो मैनकेजिंग कहता है चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। फिर वो साजिशों को बैकअप कर लेता है और फिर उसके खानों में कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करूँगा, तुम चाहोगी भी तो भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे। और वेनकेजी की ये बात सुनकर साजिशों की जान में जान आती है। लाइक वो थोड़ा डरा हुआ था, तो अब उसे बेटर फील हो रहा होता है। वो फिर वेनकेजी के कंधे पे सर रखता है और कहता है मुझे पता है मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो सकता, कभी भी तुमसे दूर नहीं भाग सकता, कभी भी नहीं। फिर वो और वेनकेजी एक दूसरे को गले लगा के ऐसे खड़े रहते हैं। तभी वेनकेजी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो कहता है 1 मिनट, खाना। और फिर वो साजिशों को हल्के से अपने से दूर करता है और पलट कर देखता है तो खाना खैर ख़राब नहीं हुआ था, धीमी आंच पे तो था ही। कहता है बाल बाल बच गए कसम से। अब साजिशों ना वेनकेजी को देखने लग जाता है, क्योंकि वो अभी पैनिक मोड में आ गया था ना, डर गया था एकदम से। सो अब वेनकेजी को साजिशों से देख रहा होता है। वेनकेजी को नोटिस करता है तो कहता है क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। साजिशों वेनकेजी के पास आता है, उसकी गालों को ऐसे पिंच करता है और कहता है दुनिया के सबसे ज़्यादा क्यूट इंसान हो तुम। वेनकेजी साजिशों के दोनों हाथों को पकड़ता है, उन पर किस करता है एक एक करके और फिर कहता है वो तो मैं हुई, मैं तो पैदा ही इतना क्यूट हुआ था। साजिशों वेनकेजी के सर पर एक स्लैप करता है और कहता है हो गया आज के लिए इतना बहुत है। वेनकेजी भी स्माइल करने लग जाता है। फिर वो साजिशों से कहता है तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, तो तक रास्ता भी बन जाएगा, ओके फिर साथ चलते हैं। तो साजिशों कहता है ठीक है, और उसके बाद वो चला जाता है नहाने के लिए। फिर वेनकेजी अपना काम करने लग जाता है एक स्माइल के साथ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर लिए होते हैं और अब वो दोनों अपने अपने काम पर जाने वाले होते हैं। अब जो साजिशों होता है ना, वो और वेनकेजी दोनों ही अब जो घर का गेट होता है ना उसके पास आ जाते हैं। और साजिशों ऐसे ही अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है। अब वेनकेजी उसका फ़ोन देता है उसके हाथ में, तो उसे अपने फ़ोन की याद आती है जो कि आज सुबह से साजिशों के रूम में ही था। वेनकेजी मन में कहता तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है फ़ोन के बारे में, जबकि उस फ़ोन का तेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। फिर वेनकेजी अंदर की तरफ जाने लग जाता है तो साजिशों कहता है हे कहाँ जा रहे हो। वेनकेजी कहता है वो मेरा फ़ोन अंदर रखे है, मैं भी लेके आता हूँ। साजिशों कहता है मैं ले आता हूँ। वैन कहता है नो इट्स ओके, मैं ले आता हूँ। साजिशों कहता है अरे इतना भी क्या फॉर्मल हो रहा हो, चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारा फ़ोन लेकर आता हूँ। और अब जब तक वेनकेजी कुछ कह पाता साजिशों वहाँ से चला जाता है। वो कमरे में आता है और देखता है वेनकेजी का फ़ोन वहाँ रखा हुआ है। वेनकेजी उस फ़ोन की तरफ आ ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। और नोटिफिकेशन आने के कारण उसका जो स्क्रीन होती है वो ऑन हो जाती है। अब साजिशों वो फ़ोन उठा लेता है और उसकी नज़र गलती से उसी वॉलपेपर पर पड़ जाती है। वहाँ पर वेनकेजी की दादी माँ की फ़ोटो लगी हुई थी। वो उन्हें देखता है और स्माइल करता है। तभी वेनकेजी वहाँ पे आता है, फ़ोन लेता है और कहता है अरे यहाँ क्या कर रहे हो, लेट नहीं हो रहा है, चलो। साजिशों से देखता है अजीब तरह से, फिर कहता है
इतना पॉजेसिव हो रहा है फ़ोन को लेकर, चक्कर क्या है? इनके सिंह कहते हैं कोई चक्कर नहीं है, बस लेट हो रहा हूँ, अब चले। यीशु कहता है चलते हैं। वेन का आज का बिहेवियर साजिशु को अजीब लग तो रहा था, पर साजिशु वेन किसी पर अंधा विश्वास करता था, तो वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। फिर वेन केजिंग को जहाँ उसे जाना था वहाँ से ड्रॉप कर देता है। वो दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। साजिशु कहता है अपना ख्याल रखना। वेन केजिंग कहता है तुम भी। और फिर वो साजिशु के पास आता है, उसके माथे पे किस करता है और कहता है I love you so much। यीशु स्माइल करता है और कहता है I love you too। और ये कहकर फिर वेन केजिंग वहाँ से चला जाता है और साजिशु अपने रेस्टोरेंट चला आता है। और वेन केजिंग उस स्टूडियो के अंदर आ जाता है जहाँ पर आज फ़ोटोशूट होना था, और जिस लड़की का फ़ोटोशूट होना था वो अभी तक आई नहीं थी। और वेन केजिंग को ये बात पता भी थी, तो वो सीधा उसे जो रूम मिला था वो वैनिटी वैन टाइप का, वहाँ पर चला जाता है और दीवार से सर टिकाकर खड़ा हो जाता है। और मैम ने कहता है काश मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो, काश किसी ने उस फोटो को ठीक से ना देखा हो। अब वो ऐसे उदास होकर वहाँ खड़ा होता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। साजिशु अपने रेस्टोरेंट से घर आ गया होता है और वो भी थक कर बेड पे पड़ा हुआ होता है। और थोड़ी देर पहले उसकी वेन केजिंग से बात भी हुई थी, जिससे वेन केजिंग को ऐसा लगता है कि शायद वही ज़्यादा सोच रहा है। साजिशु ने इतना नोटिस नहीं किया होगा, उसे इतना याद नहीं होगा, वो ही कुछ ज़्यादा सोच रहा है। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे डर था कि बाई चांस अगर कहीं उसे याद आ गया तो बहुत दिक्कत हो जानी है। बट अब वो कुछ कर नहीं सकता था ना। सो अब हमारा साजिशु वहीं पे वैसे बेड पे लेटा हुआ होता है और पिछले 2 दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब चीज़ें सोच रहा होता है। अब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आ ही नहीं होती हैं, तभी उसे आज सुबह का इंसिडेंस याद आता है जब उसने वेन केजिंग की दादी की फ़ोटो देखी थी। वो कहता है तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना मैन, करना भी चाहिए। आई थिंक शायद जितना मैंने सुना है उनसे अच्छी दादी कोई नहीं होगी दुनिया में। अब वो उसी फ़ोटो को याद कर रहा होता है जो उसने देखी थी आज सुबह वेन केजिंग के फ़ोन में। और अब उसे एक चीज़ अजीब लगती है, वो जो दादी उसके गले में नेकलेस पहने हुई थी ना, वो नेकलेस उसे बहुत जाना बचाना लग रहा होता है। वो ऐसे सोच रहा होता है कि वो नेकलेस मैंने कहीं देखा है क्या। वो बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डाल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। और फिर उसे याद आता है कि उसने ये नेकलेस कहाँ देखा है पहले। वो जब फर्स्ट टाइम वेन केजिंग के घर गया था तब वेन केजिंग ने वो नेकलेस अपने गले में पहना हुआ था और वो उस नेकलेस को हमेशा पहनता था अपने गले में। अब ये चीज़ जो उसे याद आती है वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे कुछ गलती हुई है। लेकिन अब जब वो वेन केजिंग की एक चीज़ याद आती है उसे, तो अब उसे वेन केजिंग की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है और उन सब में वेन केजिंग ने वही नेकलेस पहना था। दरअसल वेन केजिंग के जो फादर थे उनका ज्वेलरी का बिजनेस था, वो गहने होते हैं ना उनका, तो उन्होंने ही एक ख़ास तरह के नेकलेस कस्टमाइज़ करके बनवाए थे जिनमें एक तरह का चेन होता है, वो खाली उन्हीं ज्वेलरी में था जो कि इस घर के खास लोगों के लिए बनी थी, मतलब घर के लोगों के लिए बनी थी, सॉरी, घर के लोगों के लिए ये खास तरह के नेकलेस बने थे। तो वेन केजिंग के लिए भी था और बाकी सब मेम्बर्स के लिए भी। और ये चीज़ उसे वेन केजिंग ने ही बताई थी साजिशु को कि ऐसा ऐसा सीन है। और उसने ये भी कहा था कि वो साजिशु के लिए भी ऐसा एक नेकलेस बनवाएगा क्योंकि उसके लिए तो वो भी उसकी फैमिली का मेम्बर था। और उसके पापा ने उसके लिए हाँ भी कर दी थी। पर अब साजिशु तो आनन फानन में वो शहर छोड़ के चला आया, मतलब उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था ना, तो वो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था, तो वो लोग जल्दी जल्दी में चले गए थे। तो वो जो नेकलेस था वो वेन केजिंग साजिशु को नहीं दे पाया था और वो नेकलेस अभी भी वेन केजिंग के पास ही था। अब शिशु ये सब चीज़ें सोच रहा होता है
वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वैन किसिंग की तो दादी ही नहीं थी और यहाँ वैन किसिंग की तो दादी है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, पर इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी तो नहीं हो सकता। तो क्या यही वो वैन किसिंग है, मेरा दोस्त? पर अगर ऐसा तो इसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों? अब वो उस दिन से लेकर जिस दिन से वो पहली बार वैन किसी से मिला था, अभी तक की हर चीज़ याद कर रहा होता है कि लाइक वो इतने टाइम से उसके साथ था और उसने ये बात बताई भी नहीं। ज़रूरी भी नहीं समझा कि ये बात बता ही दे उसे। और इन्हीं सब चीज़ों को याद करने के दौरान साजिशु को उस दिन की घटना याद आती है जिस दिन साजिशु को उन गुंडों ने नहीं पकड़ लिया था, तो वैन किसिंग वहाँ पहुँच गया था। और वो चीज़, वैन किसिंग उस इंसान की जान लेने वाला था क्योंकि उसने साजिशु को परेशान किया था। उसके अंदर जिस तरह का साइकोनेस दिख रही थी साजिशु को, जैसे वो पागल हो गया था उसे मारने के लिए, वो सब चीज़ें अब उसे याद आ रही होती हैं। और फिर उसे वो चीज़ आ जाती है जब उसने वैन किसिंग से कहा था ना कि अगर झील में कूद कर दिखाओ तो मैं मानूँ तुम्हारी बात को। और वैन किसिंग झील में कूद गया था जबकि उसे तैरना भी नहीं आता था। ये चीज़ कोई नॉर्मल माइंड वाला इंसान तो नहीं करेगा। और फिर उसे आज सुबह वाली बात याद आती है जब साजिशु से वैन किसिंग बहकी सी बातें कर रहा होता है और साजिशु को उससे हल्का हल्का डर लग रहा होता है, वो चीज़ याद आती है। और अब जब वैन किसिंग के बारे में साजिशु ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, उसे दो चीज़ और नोटिस करने मिलती हैं। पहली ये कि जब से वैन किसिंग उसकी लाइफ में आया था उस स्टॉकर का कोई अता पता नहीं था। अगर वो स्टॉकर उससे प्यार करता था तो उसे प्रॉब्लम सिर्फ जिन से क्यों थी, वैन किसिंग से क्यों नहीं? वैन किसिंग के साथ तो उसने कितना समय बिताया था, 8 महीने बिताए थे उसके साथ। तो उस स्टॉकर को उससे दिक्कत नहीं होती थी, सिर्फ जिन से होती थी। ये किस तरह का प्यार था? हालांकि वैन किसिंग ने इस चीज़ का एक और कारण दिया था, पर अब साजिशु के मन में एक नए कारण ने घर बना लिया था। और दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि साजिशु जब भी मुसीबत में होता था, वैन किसिंग कैसे वहाँ पे आ जाता था। जब साजिशु वहाँ बाहर में बेहोश हो गया था तब भी वैन किसिंग उसे लेकर आया था। और जब साजिशु वहाँ उन गुंडों के बीच में फंस गया था तब भी वहाँ पर वैन किसिंग आ गया था। हालांकि उन दोनों चीज़ों के उसने अलग अलग कारण दिए थे, पर अब साजिशु को सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लग गई थी। जो बात आज सुबह तक उसके मन में कभी आ नहीं सकती थी, जिस चीज़ की संभावना उसे कभी फील नहीं हो सकती थी, आज उस बात पर उसे यकीन आने लग गया था। वो एकदम से रुआसा हो जाता है और कहता है वैन ही वो स्टॉकर है? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो अपने आंसू पोंछता है, जो आंसू उसके चेहरे से गिर रहे थे उन्हें पोंछता है और अपनी कार की चाबी निकालता है और वैन किसिंग के घर की तरफ निकल जाता है। अब हमें दूसरी तरफ वैन किसिंग को दिखाया जाता है जिसका फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया होता है और वो वापस अपना फ़ोन उठाता है ट्रैकर को देखने के लिए कि साजिशु क्या कर रहा है। और वो जब ये देखता है कि साजिशु उसके घर की तरफ निकल रहा है, उसका तो गला ही सूख जाता है। वो तुरंत से अपने घर की तरफ निकलता है और रास्ते में साजिशु को बहुत कॉल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। पर साजिशु एक भी कॉल उसका रिसीव नहीं कर रहा होता है। साजिशु अब वैन किसिंग के घर के सामने खड़ा होता है, पर घर पे लॉक लगा हुआ था और वो लॉक पासवर्ड वाला था। वो नंबर्स वाले पासवर्ड होते हैं ना, वैसा। अब साजिशु को समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। उसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था। वो वैन किसिंग का कॉल नहीं उठा रहा था। जाहिर सी बात है वैन किसिंग अपने घर की तरफ ही आएगा उसे ढूंढता हुआ। उसे समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। फिर वो सोचता है कि यूजुअली ऐसे पासवर्ड में लोग किस तरह की डेट को डालते हैं पासवर्ड के तौर पर। तो वो भी सोचता है, वो अपनी बर्थडे डेट डाल देता है, वैन किसिंग की बर्थडे डेट डाल देता है और एक दो डेट्स और डाल देता है जो कि उसके हिसाब से हो सकती थी पर नहीं होती हैं। और विडम्बना ये थी कि आप उसमें सिर्फ 5 बार ही ट्राई कर सकते हैं लॉक को। अब उसके पास एक ही चांस रह जाता है। वो बहुत सोचता है। फिर वो एक डेट जो थी जिस दिन वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, छोटे वाले साजिशु और वैन किसिंग,
वो डेट का सोचता है और वो डेट उस पासवर्ड में डाल देता है एंड लकीली वो गेट खुल जाता है। साइशू तुरंत से ही घर के अंदर आता है, गेट बंद करता है और गेट के सहारे खड़ा हो जाता है और कहता है कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा मेरी लाइफ में। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम पर संदेह करूँगा। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे इस तरह से तुम्हारे घर में आना होगा। पर तुमने अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा वेनकी सिंह। आप फिर से कहानी को इंटरप्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गाइस, बट आई कांट डू एनीथिंग। मेरी एक हफ्ता ख़त्म हो चुकी है, दूसरी आज ख़त्म होने वाली है, पर इन लोगों का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, कब से हुए जा रहा है। तो सॉरी गाइस, और अगर टीवी की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए भी सॉरी। अब पापा से मैं कितना ही कहूँ कि धीमा करे, वो करते ही नहीं। सो बैक टू द स्टोरी। ज़्यादा फिर खुद को संभालता है और सीधा वेनकी सिंह के बेडरूम में जाता है और वहाँ पर सब चीज़ें सर्च करने लग जाता है। इधर उधर हर जगह ढूंढ रहा होता है, जो भी चीज़ उसके काम की हो जाए। वो अभी भी उसके मन में एक उम्मीद जगाए बैठा था कि हो सकता है कि ये सब चीज़ें सच ना हो जो सोच रहा हो। सिर्फ ये सब उसका शक है इसलिए क्योंकि वेनकी सिंह ने उसे बताया नहीं कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसके मन में अभी भी एक उम्मीद थी। क्या करे, प्यार अंधा होता है ना गाइस। वो मन ही मन भगवान से मना रहा होता है कि काश उसे यहाँ उस स्टॉकर से रिलेटेड कुछ ना मिले, और उसे कुछ मिलता भी नहीं है। फिर वो पूरे घर में जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था, जहाँ जहाँ उसे लग रहा था कि उसे कुछ मिल सकता है, वहाँ वहाँ ढूंढता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो वापस से वेनकी सिंह के रूम में आता है और एक खुशी वाली स्माइल करता है क्योंकि उसे मतलब लगता है कि नहीं नहीं, ये स्टॉकर नहीं है। बस उसने बताया नहीं था कि वो उसका बचपन का दोस्त है। बाकी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा दानिश सोच रहा था। वो स्टॉकर नहीं है, ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है और खुद को ही मन में कोस रहा होता है कि वो कितना बुरा इंसान है, उसने वेनकी सिंह पे शक किया, देखो यहाँ कुछ मिला भी नहीं। और इसके लिए वो भगवान को शुक्रिया कर रहा होता है कि यहाँ कुछ नहीं मिला। और वहाँ पर ना जो शेल्फ़ होती है ना, बुक शेल्फ़, उसके बगल में एक टेबल रखी होती है और उस पर वेनकी सिंह की तस्वीर लगी होती है, मतलब रखी होती है। जीशु उसके पास आता है और वो तस्वीर उठाता है और उस तस्वीर से ही कहता है आई एम सॉरी, वेरी सॉरी वैन, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। अभी उसने ये सब चीज़ें कही ही होती हैं तभी उसको एक आवाज़ आती है। वो सामने की तरफ देखता है तो जो बुक शेल्फ थी ना, वो साइड हट रही होती है। वो तो बिल्कुल हैरान नहीं हो जाता है सब चीज़ें देखकर। अब बुक शेल्फ वहाँ से हट जाती है और वो देख पा रहा होता है कि बुक शेल्फ के पीछे एक हिडन डोर था। वो तो बहुत ही घबरा गया होता है ये देखकर, पर फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उस हिडन डोर को खोल देता है। उस हिडन डोर के पीछे एक बड़ा ही स्पेशियस रूम होता है और वो रूम ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब सिंगल सिंगल सा रूम हो, वो 2 प्लेटफॉर्म में बटा हुआ होता है। तो जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म था उस तक जाने के लिए जहाँ गेट बना हुआ था, जहाँ पर अभी फ़िलहाल जीशु खड़ा था, उसके पास से स्टेयरकेस गई थी नीचे की तरफ। वो अब धीरे धीरे उस स्टेयरकेस से नीचे की तरफ आता है और वहाँ अंधेरा हो रखा होता है। सो वो अपने फ़ोन का टॉर्च जलाता है और वहाँ पर लाइट का स्विच ढूंढने लग जाता है। फिर उसे वो मिल भी जाता है और जैसे ही लाइट जलती है और जीशु रूम की तरफ दिखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लाइक उस पूरे कमरे में जीशु की ही तस्वीरें लगी हुई थी, बचपन से लेकर अभी तक की। और अभी की जो तस्वीरें थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई नॉर्मल सी तस्वीरें हो, नहीं, सब रैंडम्स थी, सब रैंडम तरह की पिक्चर थी। मतलब किसी में वो किसी से बात कर रहा है, किसी में वो फ़ोन चला रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, वो सब चीज़ों की तस्वीरें थी। और इन तस्वीरों के बारे में जीशु को पता भी नहीं था। वो अब घबराने लग जाता है।
साजिशु धीमे कदमों से उसके सामने जो दीवार थी, जहाँ पर वो खड़ा था, उसके सामने जो सिर्फ दीवार दिख रही थी, उसके पास आता है और उस पर लगी अपनी तस्वीर को देखने लग जाता है। उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लग जाते हैं। लाइक अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वैन केसिंग ही वो स्टॉकर था जिसने कुछ समय पहले तक साजिशु की लाइफ को नर्क बना रखा था। साजिशु फिर अपने आंसू पोंछता है और इस दीवार से सटकर जो टेबल लगी हुई थी उसे सर्च करने लग जाता है। वो उस टेबल के सभी ड्रॉर को चेक कर रहा होता है, तभी उसे उनमें से एक ड्रॉर में कई सारे पैक्ड सिम कार्ड मिलते हैं। लाइक काफ़ी ज़्यादा सिम कार्ड थे वो। जिशु उनमें से एक सिम कार्ड को उठाता है और उसे पकड़ कर देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र टेबल के बगल में रखी हुई किसी चीज़ पे पड़ती है। लाइक वो जहाँ पे खड़ा था ना, वहाँ से उसे टेबल के बगल में रखी हुई चीज़ नहीं दिख रही थी क्योंकि वो टेबल के सामने खड़ा हुआ था और वो टेबल बहुत बड़ी थी। सो वो देख नहीं पा रहा था कि वहाँ पर चीज़ रखी क्या है। वो फिर उस साइड जाता है और देखता है कि टेबल के बगल में और कुछ नहीं, एक गिटार का बैग रखा हुआ था। वैन केसिंग के घर में गिटार, जिसने जब साजिशु से पूछा था कि उसे म्यूज़िक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, तो उसने कहा था कि उसे म्यूज़िक पसंद नहीं है और ना ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, ना उसे प्ले करना आता है और ना ही उसे ये सब चीज़ें पसंद है। और उसके घर में गिटार था। साजिशु फिर याद कर रहा होता कि कैसे इस गिटार की धुन को वैन केसिंग इस्तेमाल करता था साजिशु को अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। कैसे वैन केसिंग उसे हमेशा कॉल कर करके अलग अलग नंबरों से परेशान किया करता था। कैसे वैन केसिंग हर जगह, लिटरली हर जगह उसे स्टॉक किया करता था। कैसे वैन केसिंग उसके घर के सामने गिफ्ट्स रखा करता था। ये सब चीज़ें उसे याद आ रही होती है और अब उसे ना अपनी सादगी पर हंसी आ रही थी। लाइक उसने वैन केसिंग पर इतना भरोसा किया था, इतना ज़्यादा भरोसा किया था कि सारी दुनिया गलत हो जाए पर वैन केसिंग कभी गलत नहीं हो सकता। वो वैन पे इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि अगर वैन ये कहे कि ये दिन नहीं रात है, ये रात नहीं है दिन है, तो वो उस पर भी विश्वास करेगा क्योंकि ये चीज़ वैन केसिंग ने कही थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, वैन केसिंग ने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। लाइक जैसे पार्टनर के लोग तमन्ना करते हैं, वैसा इंसान उसे बिन मांगे मिला था। वैन केसिंग ने साजिशु की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया था। इन 8 महीनों में साजिशु इतना खुश रहा था उसके साथ जितना वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा था। साजिशु के लिए वैन केसिंग एक फरिश्ता था जो इस धरती पर सिर्फ उसके लिए आया था और इन्हीं सब कारणों से वो वैन केसिंग पर अंधा विश्वास करता था। और आज उसका विश्वास उसे कहाँ ले आया था। वैन केसिंग ऐसे ही उस गिटार को देख रहा होता है, फिर वो उस गिटार को उठाता है और अपने दोनों हाथों में थामे उसे फिर से गौर से देखने लग जाता है। और अब उसके दिमाग में वो सारी मेमोरी चलने लग जाती हैं। लाइक वैन केसिंग का ऐसे गिटार प्ले करना, साजिशु का इस धुन से खौफज़दा होना, वैन केसिंग का उसे स्टॉक करना, उसे कॉल करके परेशान करना, उसके घर के गिफ्ट रखना, और इन 8 महीनों में जो भी उनके बीच हुआ है वो सब कुछ चलने लग जाता है। एक साथ ही उसके दिमाग में सब चीज़ें चल रही होती है और वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बहुत तेज चीखता है और उस गिटार को फेंक देता है और वो गिटार वैन केसिंग के पाँव के पास आके गिरता है। साजिशु उस गिटार को देख रहा होता है और फिर अपनी नज़रों को ऊपर करता है और उसकी नज़रें वैन केसिंग की नज़रों से मिलती हैं। वैन केसिंग की आंखों में अभी बहुत आंसू थे और डर भी था यीशु को खो देने का। और साजिशु की आंखों में आंसू, दर्द, दुख और वैन केसिंग का दिया हुआ धोखा दिख रहा था। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु तो लिख दीजिएगा। ओके, बाय बाय, जय वंशु। और अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं एपिसोड भले ही कम लेंथ के लाऊँ पर रेगुलर लेकर आऊँ। ओके, अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस को इतना वेट ना कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट करवाया है ना सब एफएफ के लिए।
उसके लिए साक्षी बहुत 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 क्षमा प्रार्थी है। अब मैं कैसे भी करके ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट 20 मिनट के या 15 मिनट के एपिसोड तो पोस्ट कर ही दूँ रेगुलर से। सो अब साक्षी को विदा लेनी है। बाय बाय, जय वंजू गाइस, टेक केयर।